हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर लॉजिक्स। पिछले वीडियो लेक्चर तक हमने अपना एक हेलोफॉर्म रिएक्शन कंप्लीट किया था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन था। ठीक है, हमने उस रिएक्शन का मैकेनिज्म, उसके बहुत सारे एग्जांपल्स और ऐसे कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो वो रिएक्शन शो करते हैं और कौन कौन से वो कंपाउंड्स हैं जो रिएक्शन शो नहीं करते हैं, ये सब डिस्कस कर लिया था। ठीक है, पिछली वीडियो तक के लिंक्स, जितने भी इस चैप्टर में वीडियोस बनाए हैं उन सब के लिंक्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। ठीक है, तो हेलोफॉर्म रिएक्शन हमने पढ़ ली है कि क्या होता है। तो आज का जो हमारा काम है वो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोफॉर्म स्टडी करना। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोफॉर्म। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोफॉर्म। आज हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। ठीक है, हेलोफॉर्म की जगह हम क्लोरोफॉर्म ही ले लेते हैं। ठीक है, तो CHCl3 हम इसको लेके सारी केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला है रिएक्शन विद एक्वस अल्कली। रिएक्शन विद एक्वस अल्कली। एक्वस अल्कली मतलब एक्वस KOH या NaOH। ठीक है, और हमने पढ़ा है कि जब भी एक्वस NaOH या एक्वस KOH हम लेते हैं तो वो हैलोजन को हटा देता है, OH को लगा देता है। क्या चीज, हैलोजन हटा देता है, OH लगा देता है। मैंने आपको कहा था बोल बोल के याद किया करो, बड़ी आसानी से ऑर्गेनिक याद हो जाती है। ठीक है, तो जब मैं इसको रिएक्ट कराऊंगा एक्वस KOH के साथ तो Cl हट जाएगा, OH लग जाएगा। और जब तक मैं अमाउंट मेंशन नहीं कर रहा तब तक मुझे सारे Cl हटाने हैं। तो मैं क्या करता हूं, इन सब Cl को हटा के OH इस तरह से लगा देता हूं। अब एक कार्बन पे जब दो OH हो जाते हैं तब वो हाईली अनस्टेबल हो जाता है और उन दो में से वाटर बाहर चला जाता है। जैसे यहां से OH, यहां से ये OH, इन दोनों में से वाटर बाहर चला गया और क्या बन जाता था, बिल्कुल सही, C डबल बॉन्ड O और एक OH एज इट इज अभी भी पड़ा है। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ वाटर हुआ इस स्टेप में और हमारे पास ये चीज मिल गई। क्या है ये, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, और क्योंकि हमने बेसिक मीडियम मेंटेन किया हुआ है एक्वस NaOH, तो मैंने आपको सिखाया था अगर आपने बेसिक मीडियम मेंटेन किया हुआ है और प्रोडक्ट आपका एसिड है तो एसिड उस बेसिक मीडियम से रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, सॉल्ट बना देगा। तो फाइनल प्रोडक्ट तो आपका क्या मिलेगा, सॉल्ट। ये सॉल्ट क्यों मिला, देखो दोबारा से समझ लो। अगर आपका प्रोडक्ट कभी भी एसिड है और मीडियम आपने बेसिक लिया हुआ, मीडियम मतलब जो सॉल्वेंट है, जो रिएक्शन कराई है वो बेसिक मीडियम में कराई हुई है। ठीक है, तो जो एसिड है उस बेसिक मीडियम में क्या बना देगा, आपका सॉल्ट बना देगा। अगर एसिडिक मीडियम है, प्रोडक्ट एसिड है, तब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर वाइस वर्सा है, मतलब एसिडिक प्रोडक्ट और बेसिक मीडियम या बेसिक प्रोडक्ट और एसिडिक मीडियम, तो आपको हमेशा ही क्या मिलने वाला है, वहां पे एक सॉल्ट फॉर्मेशन मिलने वाला है। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लो। अगला जो हम रिएक्शन पढ़ेंगे वो है रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म विद क्लोरीन। रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म विद क्लोरीन। क्लोरीन के साथ इसकी क्या रिएक्शन होती है, देखो अगर हम इसकी क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो हमने पहले भी पढ़ा है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है उसका हाइड्रोजन हैलोजन से रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है जो sp3 कार्बन से लगा हुआ है तो ये भी रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, प्लस HCl। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, CCl4, जिसको हमने क्या बोला था, पायरीन। याद है आपको, इसे नोट करो फिर आगे पढ़ते हैं। अगला जो हमारा रिएक्शन है जो आज हम स्टडी करेंगे वो है आइसोसाइनाइड टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो आइसोसाइनाइड टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डिटेल में आपके CBSE सिलेबस में भी है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आया करते हैं। ठीक है, तो इसको हम कार्बाइलअमीन रिएक्शन भी बोलते हैं प्यार से। क्या बोलते हैं, कार्बाइल अमीन रिएक्शन या कार्बाइलअमीन टेस्ट। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखो ये जो टेस्ट होता है, पहला तो इसमें पॉइंट नोट कर लो, ओनली फॉर 1 डिग्री अमीन्स, ओनली फॉर 1 डिग्री अमीन्स। अब ये 1 डिग्री अमीन क्या भला है? देखो 1 डिग्री अमीन का मतलब नाइट्रोजन जो आपका है उसके साथ एक ही R ग्रुप लगा हो, बाकी दोनों क्या हो? हाइड्रोजन हो। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, एक लोन पेयर होता है इसके पास, तो 3 बॉन्ड में से एक जो बॉन्ड है वो किसी कार्बन के साथ हो और बाकी के दोनों बॉन्ड्स किसके साथ होने चाहिए? हाइड्रोजन के साथ, तब हम इसको बोलते हैं 1 डिग्री अमीन। तो इसको हम जनरलाइज करके ऐसे लिख लेते हैं RNH2। ठीक है, ये जनरलाइज फॉर्म है 1 डिग्री अमीन का। ठीक है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में और डिटेल में स्टडी करेंगे इसे, तो अभी के लिए 1 डिग्री अमीन ये होता है, आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, और होता क्या है इस रिएक्शन में, जब आप 1 डिग्री अमीन लेते हो RNH2 और उसको रिएक्ट कराते हो क्लोरोफॉर्म एंड NaOH के साथ, मतलब बेसिक मीडियम मेंटेन करना है फिर से। ठीक है, NaOH ले लो, KOH ले लो, तो एक रिएक्शन हो जाती है और हमें मिल जाता है आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड क्या होता है? NC। ठीक है, इस तरह से ये आप सिंपल लिख सकते हो RNC। ठीक है, कोई डाउट? अब ये जो कंपाउंड है ये पंजेंट स्मेलिंग कंपाउंड है, पंजेंट या कह लो बैड स्मेलिंग कंपाउंड। और ये सिर्फ मिलता है 1 डिग्री अमीन से। अगर 2 डिग्री या 3 डिग्री अमीन लोगे या अमोनिया लोगे तो रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, तो ये एक 1 डिग्री अमीन का कंफर्मेटरी टेस्ट है। कंफर्मेटरी टेस्ट कि अगर फाउल स्मेलिंग कंपाउंड मिल रहा है आपको क्लोरोफॉर्म और NaOH से रिएक्शन कराने के बाद, तो मतलब वो आपका क्या था? एक 1 डिग्री अमीन था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। रिएक्शन हुई कैसे है, क्या इसका मैकेनिज्म है, वो सब अब डिटेल में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो देखो हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर आपके पास एक ही कार्बन पे हाइड्रोजन और क्लोरीन लगा है और आप उसको बेस से रिएक्ट कराओ, एक ही कार्बन पे हाइड्रोजन और क्लोरीन लगा है और आप उसको बेस से रिएक्ट कराओ, तो अल्फा एलिमिनेशन हो जाती है। ये हमने कहाँ पढ़ा है? हमारा एलिमिनेशन रिएक्शंस के अंदर। ठीक है, इसी चैप्टर में मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो आप वहां से दोबारा से देख सकते हैं अगर आप भूल गए हैं। ठीक है, एक ही कार्बन से हाइड्रोजन भी बाहर चला जाता है, उसी कार्बन से क्लोरीन भी बाहर चला जाता है। अगर मैं इसको बेस से रिएक्ट कराऊं तो देखो क्या हुआ, HCl बाहर चला गया, -HCl, तो बचा क्या? कार्बीन। बताया था मैंने कि ये लोन पेयर एक ऑर्बिटल में होता है और एक ऑर्बिटल इसका खाली पड़ा होता है, हमें क्या मिलता है? कार्बीन। और वहां पे मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो कार्बीन होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। ये जो कार्बीन होते हैं ये कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या हम कह सकते हैं ये इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह बिहेव करते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों होते हैं? क्योंकि इनका ऑक्टेट पूरा नहीं है, वेकेंट ऑर्बिटल भी पड़ा है। ठीक है, तो अब तो आपको रिएक्शन समझ में आ गई होगी। देखो इन दोनों को हमने यूज क्यों किया? ताकि हमें एक कार्बीन मिले रिएक्शन में। ठीक है, तो इन दोनों का रोल तो हमें समझ आ गया, CHCl3 और NaOH लेने का, ताकि हमें एक कार्बीन मिले। अब ये कार्बीन का काम है क्या, ये देखते हैं। देखो हमने रिएक्शन में लिया हुआ है 1 डिग्री अमीन और रिएक्शन में बन गया हमारा कार्बीन। ठीक है, जो कि एक वेकेंट ऑर्बिटल रखता है और एक लोन पेयर रखता है। लोन पेयर नहीं कहेंगे, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लोन पेयर तो तब होगा ना अगर मतलब बॉन्ड्स पूरे हों, इसके तो बॉन्ड्स ही पूरे नहीं है, ऑक्टेट डेफिशिएंट है, ये तो पहली बचा रहा है ना। तो अब देखो क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये मैंने आपको बताया कि ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी चाहिए जो इसको स्टेबल कर पाए। वो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर पड़ा है, तो ये क्या है? हमारा न्यूक्लियोफाइल। समझ आया? ठीक है, तो आगे का मैकेनिज्म आपको पता चल गया, समझ आ गया होगा, बिल्कुल सही। ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये इसको अपने इलेक्ट्रॉन देगा, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों बॉन्डिंग शो करेंगे। अब जैसे ही नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर यूज करके इसके साथ बॉन्डिंग की तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और 2 हाइड्रोजन इसके पास लगे हुए थे, अब क्या लग गया है? CCl2।
और कार्बन के ऊपर पहले कोई चार्ज नहीं था, जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहां तक कोई डाउट? क्लियर हो गया? तो देखो मैं इसको थोड़ा सा ना अच्छी तरह से सही फॉर्म में लिखता हूँ, ये थोड़ा टेढ़ा सा स्ट्रक्चर बन गया। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और सही मॉडिफाइड फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, आर, एन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, एन के साथ 2 हाइड्रोजन्स लगे हैं और इसने अभी अभी एक नया बॉन्ड बनाया है कार्बन के साथ, उस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ चुका है और यहाँ 2 क्लोरीन्स लगे हुए हैं। कोई डाउट यहाँ तक? सबको समझ आ गया? ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 HCl बाहर चले जाएंगे, जो 2 HCl हैं वो बाहर चले जाएंगे, यहाँ से HCl, यहाँ से HCl बाहर, और क्या बन जाएगा हमारा, आइसोसाइनाइड। देखो जब ये बाहर जाएगा तो एक नया बॉन्ड बनेगा, फिर जब दूसरा मॉलिक्यूल बाहर जाएगा तो एक और बॉन्ड बनेगा, तो क्या बन जाएगा हमारा, आइसोसाइनाइड, RNC। देखो अगर नहीं समझ आया तो दोबारा से समझना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो बड़े आराम से हम समझेंगे, ठीक है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। हुआ क्या, नाइट्रोजन ने अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये वाला बॉन्ड इस तरह से तोड़ा, ठीक है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, उसने अपने आप को स्टेबल करने के लिए Cl नेगेटिव को बाहर निकाला, तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया इन दोनों के बीच, ठीक है, समझ आ रहा है, कोई दिक्कत? ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या, एक आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी जैसे ही ऊपर वाला एक मॉलिक्यूल भी बाहर जाएगा। या सिंपल सा याद रखो, ठीक है, सिंपल सा याद रखो, इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की इतनी भी जरूरत नहीं है कि 2 HCl बाहर गए, एक HCl जब बाहर जाएगा तो देखो इसका बॉन्ड भी एक कम हो गया, इसका एक बॉन्ड कम हो गया, तो दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। NC में 3 बॉन्ड्स होते हैं ना, तो एक बॉन्ड तो पहले ही है, एक बॉन्ड तब बनेगा जब पहला मॉलिक्यूल बाहर जाएगा और दूसरा बॉन्ड तब बनेगा जब दूसरा मॉलिक्यूल बाहर जाएगा। तो ओवरऑल कितने बॉन्ड्स बन गए, 3 बॉन्ड्स बन गए। आइसोसाइनाइड में 3 बॉन्ड्स ही होते हैं, ठीक है। चलो ये समझ आ गया आप सबको, इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैकेनिज्म इस रिएक्शन का। ये मैकेनिज्म आपके CBSE सिलेबस में भी है, ठीक है, तो आपको नोट अच्छी तरह से इसको करना है। और ये याद रखना कि ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री अमीन्स शो किया करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड अ बेस ओनली, ठीक है। तो अभी ऐसा करते हैं, इसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूं आपको। देखो पहला क्वेश्चन जो हम करेंगे इसके ऊपर वो है हमारा, मैं आपको क्वेश्चन लिखवाता हूं, आप पहले खुद प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करो, ठीक है। तो CH3 CH2 NH2, इसको हमने रिएक्ट कराया है फिर से हमारे CHCl3 और NaOH के साथ, ठीक है। और दूसरा हमारा है, हमने एनालीन लिया है, इसको हम बोलते हैं एनिलीन, याद रख लो, इसे बहुत आगे तक काम आएगा। या अगर बेंजीन के ऊपर NH2 लगा होता है उसको हम बोलते हैं एनालीन। इसको भी मैंने सेम रिएजेंट से रिएक्ट कराया, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या होगा, देखो सिंपल सा है, पहले तो ये देख लो कि क्या वो 1 डिग्री है, बिल्कुल NH2 है और एक R ग्रुप लगा हुआ है, तो ये 1 डिग्री है। 1 डिग्री है तो आपने क्या करना है, बस N हटा के N की जगह क्या लगा देना है, NC। N हटा के N की जगह क्या लगा देना है, NC। तो मतलब फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, R एज इट इज रहेगा, बस R के साथ आपने लगा देना है NC, ठीक है। क्या ये 1 डिग्री है, बिल्कुल NH2 है और एक R ग्रुप, चाहे वो बेंजीन है कुछ भी है, हमें तो R ग्रुप से मतलब है, तो R ग्रुप आपका एज इट इज रहेगा, बस जहां N लगा था वहां आ जाएगा NC, आइसोसाइनाइड, ठीक है। बस क्या ध्यान रखना है कि 1 डिग्री होना चाहिए, तब हमें ये रिएक्शन मिलती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसके रेट को चेंज करने की टेंडेंसी रखते हैं। अब देखो क्योंकि इसमें एलिमिनेशन हो रही है, ठीक है, वो क्या रही है, एलिमिनेशन हो रही है, और ऊपर से रिएक्शन में नाइट्रोजन ने जाके अटैक करना है हमारे इलेक्ट्रोफाइल पे, कार्बीन पे, नाइट्रोजन को अपना लोन पे डोनेट करना है इस रिएक्शन में। तो जितनी जल्दी वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतनी जल्दी रिएक्शन आगे जाएगी, ठीक है। अगर रिएक्शन का मैकेनिज्म दोबारा से देखोगे, एक बार ध्यान से देखो, तो उसमें देखो एक स्टेप में नाइट्रोजन क्या कर रहा है, कार्बीन पे जाके अपना लोन पे डोनेट कर रहा है। तो जितनी जल्दी वो लोन पे डोनेट करेगा उतनी ही ज्यादा जल्दी रिएक्शन होगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन टू डोनेट इट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मोर इज द एबिलिटी
more is the ability of nitrogen to donate its pair of electron to carbene, more is rate of reaction. ठीक है, जितनी जल्दी वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना ही ज्यादा रेट हो जाएगा। अब मैं इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन देता हूं, हमने रेट कंपैरिजन करना है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको कुछ रिएक्टेंट्स गिवन है, आपको बताना है सबसे जल्दी कौन रिएक्शन शो करेगा और सबसे लेट कौन रिएक्शन शो करेगा। एक ये है, इसके नीचे हम यहाँ CH3 लगा देते हैं। आपने क्या करना है, रेट कंपैरिजन। ठीक है, रेट बताना है किसका जल्दी होगा और किसका लेट होगा। दूसरा हम ले लेते हैं एनालीन, कुछ भी नहीं लगाते, और एक हम ले लेते हैं NH2 और यहां हम लगा देते हैं NO2। ठीक है, तो देखो मुझे ये देखना है कि नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करना है, जितनी जल्दी वो डोनेट करेगा उतना अच्छा वो रिएक्शन शो करेगा। ऐसा ही है। अब वो डोनेट कब करेगा, जब उसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ऐसा कोई इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाए, नेगेटिव चार्ज दे, वो इस रेट को बढ़ाएगा। अगर यहाँ पे नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी तभी तो वो डोनेट करेगा ना, और जितनी ज्यादा आएगी उतनी जल्दी वो डोनेट करेगा। तो देखो बेंजीन सब में कॉमन है, जो चीजें कॉमन है उसे छोड़ दो। इफेक्ट क्या है, यहाँ पे CH3 आ रहा है, यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं है, मतलब सिर्फ हाइड्रोजन है, और यहाँ पे क्या है NO2। तो देखो जब बेंजीन के ऊपर कोई आप ग्रुप लगाते हो तो वो मेसोमेरिक इफेक्ट का केस बन जाता है। ठीक है, और मेसोमेरिक में मैंने आपको क्लास में भी सिखाया था कि अगर आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें बेंजीन से जो एटम लगा है उसके सराउंडिंग में सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स हैं, याद करने का तरीका बताया था, तो ये ग्रुप कैसा हो जाता है, +M। +M क्या करता है, अपनी ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज जनरेट करता है। तो इसकी ऑर्थो कौन सी है, ये, और इसकी पैरा कौन सी है, पुट्ठा, मतलब ये। तो देखो नाइट्रोजन के एकदम पास में नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, नाइट्रोजन के एकदम पास में नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये नाइट्रोजन बड़ी आसानी से अब इलेक्ट्रॉन दे सकता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एनहांस कर दी CH3 ने। हाइड्रोजन ने कुछ नहीं किया, ना इलेक्ट्रॉन दिया ना इलेक्ट्रॉन लिया, तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आया। NO2, अब देखो जो नाइट्रोजन लगा है उसके सराउंडिंग में क्या आ गया है, पाई बॉन्ड। जब पाई बॉन्ड आ जाता है तो मैंने क्या बताया था, वो -M बन जाता है। -M बन जाता है तो वो पॉजिटिव चार्ज जनरेट करता है अपनी ऑर्थो पैरा पोजीशंस पे। तो अब यहाँ पे तो नाइट्रोजन के एकदम साथ में पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज आ गया मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन पहले ही खींच लिया NO2 ने, वो डोनेट ही नहीं कर पाएगा। तो सबसे जल्दी कौन डोनेट करेगा, ये। सबसे ज्यादा रेट इसका होगा, फिर इसका, ना इसने दिए ना लिए, इसने तो ले लिए नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन, उसको डोनेट करने लायक छोड़ा ही नहीं। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन। चलो ठीक है, अब हम अगली रिएक्शन पढ़ते हैं। जो भी मैं रिएक्शन कराऊंगा अभी वो CBSE में है, उसका मैकेनिज्म भी CBSE में है, तो आपको मैकेनिज्म भी ध्यान से समझना है। बेसिकली ये सारी रिएक्शंस कार्बीन से डील करती हैं। ठीक है, तो अगली रिएक्शन हम पढ़ते हैं रीमर टीमन रिएक्शन। ठीक है, हेडिंग डाल लो, रीमर टीमन रिएक्शन। रीमर REI होता है, स्पेलिंग चेक कर लेना एक बार, रीमर टीमन या टाइमन रिएक्शन। ठीक है, कहीं इसको टाइमन भी बोलते हैं, एक बार इसके ना स्पेलिंग चेक कर लेना जरूर। रीमर टीमन रिएक्शन, मेरे हिसाब से TEI होता है या TIE होता है, वो मुझे थोड़ा ध्यान में नहीं है। ठीक है, तो इसमें आप क्या लेते हो, फिनोल लेते हो। ठीक है, फिनोल, बेंजीन के ऊपर OH अगर लगा हो तो उसको हम बोलते हैं फिनोल। तो इस कंपाउंड में आप फिनोल लेते हो और उसको रिएक्ट कराते हो, वही हमारा कार्बीन के साथ। कार्बीन कहां से बनेगा, CHCl3 और KOH। ठीक है, तो होता क्या है, बेसिकली बेंजीन की जो OH लगा है उसकी ऑर्थो पोजीशन पे CHO लग जाता है। ऑर्थो पोजीशन पे क्या लग जाता है, CHO लग जाता है, और एक और प्रोडक्ट मिलता है इसमें, पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट CHOOH। ठीक है, हम सिर्फ यही शो करते हैं, लेकिन ये भी मिलता है, ये मेजर है, मतलब ज्यादा अमाउंट में मिलता है। और ये वाला जो प्रोडक्ट है ये कैसा है,
माइनर मतलब थोड़ा कम अमाउंट में मिला करता है। ठीक है, कोई डाउट? इसको हम बोलते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं हम इसको? सैलिसिल एल्डिहाइड। सैलिसिल एल्डिहाइड। अब इसको भूलना नहीं है यहाँ पे याद करके, क्योंकि हम इसको बाद में दोबारा से अल्कोहल फिनोल ईथर वाले चैप्टर में दोबारा से स्टडी करेंगे। वहां पे मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा जितना अब जा रहा हूँ। ठीक है, मतलब जो पॉइंट्स अब कवर कर लूंगा वो तब कवर नहीं करूंगा। अगर कोई पॉइंट अभी कवर नहीं करता हूँ क्योंकि आपको कोई कंसेप्ट नहीं पता होगा तो मैं वो पॉइंट बाद में कवर करूंगा। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, ये तो हो गई आपकी बेसिक रिएक्शन की है क्या। अब इसका मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि ये बन कैसे रहा है। मैकेनिज्म आपका सीबीएसई सिलेबस में है तो ध्यान से समझना है। ठीक है, मैकेनिज्म बहुत आसान है, मैकेनिज्म को रट्टा मत मारो, समझो। समझ के करोगे मैकेनिज्म को तो बना पाओगे और आराम से याद भी कर पाओगे समझ के। ठीक है, लेकिन अगर आप डायरेक्टली रट्टा मारने की कोशिश करोगे तो कोई ना कोई स्टेप में आप पक्का गलती कर दोगे। ठीक है, तो मैकेनिज्म को समझो, चाहे अब ऑनलाइन कोचिंग का ये तो बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आप जितनी मर्जी बार वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं। टीचर को गुस्सा भी नहीं आएगा कि आप उसको रिवाइंड कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि टीचर को पता ही नहीं चलेगा, सीधी सी बात है। लेकिन अगर आप ऑफलाइन क्लासेस में देखो तो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट रहता है कि अगर आप बार बार रिवाइंड कर रहे हो तो कहीं ना कहीं उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाया जाता है जितना पहली बार में जाया जाता है। तो यहाँ पे तो वही चीज आपको दोबारा से सुनने को मिल सकती है। ठीक है, और ऊपर से हम कल क्लास भी रखते हैं ऑल्टरनेट्स पे, तो बहुत बड़ा बेनिफिट होता है इन सब चीजों का अगर आप उसको सही तरीके से यूटिलाइज करो। ठीक है, ये टाइम बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए अगर आप इसको सही तरीके से यूटिलाइज करते हो। अगर यूटिलाइज सही तरीके से नहीं करते हो तो वो तो फिर आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम कर रहे हो। ठीक है, चलो हम लोग मैकेनिज्म स्टडी करते हैं। मैकेनिज्म क्या है कि CHCl3 और KOH फिर से वही कार्बीन बनेगा। ठीक है, जहां पे भी आपने क्लोरोफॉर्म का बेसिक मीडियम देख लिया तो समझ लो कार्बीन बनेगा ही बनेगा। तो CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ KOH, तो पहला स्टेप तो क्लियर है कि कार्बीन ने बनना है। तो कार्बीन जो बना वो क्या बनेगा? CCl2। ठीक है, और फिर से ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सब्सटेंस है, कोई डाउट? ठीक है, और जो बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं इसमें देखो OH ने H को निकाला तो वाटर और KCl, यही होते थे ना एलिमिनेशन रिएक्शन के बाय प्रोडक्ट्स, वाटर एंड KX। ठीक है, कोई डाउट? तो अब देखो मुझे इलेक्ट्रोफाइल तो मेरा मिल गया, अब मुझे क्या चाहिए? मेरा न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, और फिनोल जो होता है वो एसिडिक होता है, याद रखना फिनोल जो होता है वो क्या होता है? एसिडिक होता है। तो हमने बेसिक मीडियम मेंटेन किया हुआ है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपने एक एसिड यूज कर लिया है और अगर आपने रिएक्शन में बेसिक मीडियम मेंटेन किया हुआ है तो एसिड बेस रिएक्शन होने के कारण वो फटाफट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉल्ट के अंदर। तो यहां तक तो हमें क्लियर हो गया। ठीक है, क्योंकि फिनोल कैसा होता है? एसिडिक होता है और आपने बेसिक मीडियम मेंटेन किया हुआ है तो एसिड बेस रिएक्शन होके एक सॉल्ट फॉर्मेशन होने वाली थी यहाँ पे जो हुई। ठीक है, तो अब मैं K+ को हटा देता हूँ क्योंकि K+ का तो कोई रोल है नहीं यहाँ पे, वो तो सिर्फ एक आयनिक अट्रैक्शंस हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ K+ को हटा देता हूँ और अपना जो मेजर मुझे जिससे काम है उसको ही देखते हैं। ऐसा करते हैं, इस रिंग को भी हटा देते हैं, इस तरह से हम इसको भी यहाँ पे बॉन्ड्स बनाते हैं। ठीक है, तो देखो अब मेरे पास था O-, तो O- ने रेजोनेंस शो की, उसने अपना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया। कार्बन ये वाला तो पहले से स्टेबल था तो उसने अपना ये बॉन्ड तोड़ के नेगेटिव चार्ज यहाँ दे दिया, सेम जैसे हम रेजोनेंस करते हैं। ठीक है, तो इससे हुआ क्या? हमारे पास यहाँ डबल बॉन्ड O बन गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, रेजोनेंस आनी चाहिए आपको तभी आप ये स्ट्रक्चर बना पाओगे। ठीक है, कोई डाउट? अब देखो ये मेरा इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर बन गया, मतलब ये क्या बन गया मेरा? न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, और इस न्यूक्लियोफिलिक सेंटर ने अटैक कहां करना है? कार्बीन पे, जो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सब्सटेंस है। तो वो अटैक करने चला गया, तो वो गया अटैक करने। ठीक है, अब देखो इसने अटैक किया तो अपना नेगेटिव चार्ज खो दिया। अगर न्यूट्रल जाके अटैक करता है तो पॉजिटिव आ जाता है, अगर नेगेटिव जाके अटैक करता है तो वो चार्ज खत्म हो जाता है। ये याद रखो,
ऐसी चीजें, ठीक है। अगर न्यूट्रल जाके अटैक करेगा, जैसे पिछले केस में अमोनिया में जो नाइट्रोजन था, 1 डिग्री अमीन में जो नाइट्रोजन था उसने अटैक किया था, तो नाइट्रोजन ने अपना एक पॉजिटिव चार्ज गेन किया क्योंकि वो न्यूट्रल था, न्यूट्रल ने जाके अटैक किया तो पॉजिटिव आ गया। अब यहाँ नेगेटिव जाके अटैक कर रहा है तो वो नेगेटिव हट जाएगा लेकिन पॉजिटिव इसके ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारा जो प्रोडक्ट बना, एक हाइड्रोजन तो देखो बेंजीन में पहले ही था, मैं वो भी लगा देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, यहां से तो हट गया लेकिन इस कार्बन ने तो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया ना, पहले इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, अब इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे टेम्परेरी लॉस किया किसका, एरोमेटिसिटी का। बेंजीन एरोमेटिक होता है, ठीक है, और हमने एरोमेटिक को किस में कन्वर्ट कर दिया, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में। यहाँ पे ये क्या था, एरोमेटिक, ठीक है, हाईली स्टेबल। हमने एक एरोमेटिक को किस में कन्वर्ट कर दिया, नॉन एरोमेटिक में। तो स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं तो कंपनसेट हुई, तो ये इतनी देर तक तो कंपनसेट नहीं करने देगा उस स्टेबिलिटी को, तो ये वापस अपना एरोमेटिक कैरेक्टर गेन करने की सोचेगा, ठीक है। तो ये वापस अपना एरोमेटिक कैरेक्टर गेन करने की सोचेगा, और वो गेन कैसे करेगा, देखो C डबल बॉन्ड O था हमारे पास, मैं ये स्ट्रक्चर दोबारा से बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अगला स्टेप है रिएक्शन का एक तरह से। तो HCl Cl और इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, तो वो अपना एरोमेटिक कैरेक्टर वापस गेन करने के लिए क्या करेगा, यहां से इस हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा। ये हाइड्रोजन बाहर निकल गया, बॉन्ड दे दिया अपना यहाँ पे, H+ की फॉर्म में खुद बाहर आ गया, ठीक है। ये बाहर आ गया किस फॉर्म में, H+ की फॉर्म में। इलेक्ट्रॉन कहां दे गया, इस बॉन्ड के लिए। कार्बन यहाँ पे 4 बॉन्ड बना के बैठे, तो वो नया बॉन्ड नहीं बना पाएगा, तो जैसे ही वो नया बॉन्ड बनेगा वो अपना बॉन्ड तोड़ के चार्ज किसको दे देगा, ऑक्सीजन को, ठीक है। और ये जो H+ रिलीज हुआ ये फटाफट इस नेगेटिव चार्ज के आसपास आके जुड़ जाएगा, ये इस कार्बन से आके जुड़ जाएगा क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो फाइनली जो यहाँ पे प्रोडक्ट बना वो क्या बना, देखो ध्यान से समझो। हाइड्रोजन बाहर गया, यहाँ पे बॉन्ड बना के चला गया, ये बॉन्ड जो डबल बॉन्ड था वो टूट के वापस क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड, और चार्ज वापस किसके ऊपर आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया, ठीक है। और जो यहाँ पे कार्बन लगा था वो नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिव ने पॉजिटिव को गेन कर लिया, हाइड्रोजन को गेन कर लिया, तो नेगेटिव खत्म, CHCl3। कोई डाउट यहाँ तक, क्लियर हो गया, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या है, यहाँ पे अगला स्टेप है इसकी रिएक्शन विद KOH। बेसिक मीडियम तो अभी भी है, KOH तो अभी भी है, और हमने पढ़ा है कि अगर आपके पास कोई हेलोजन है और KOH रिएक्शन में पड़ा है तो हेलोजन रिप्लेस हो जाएगा किससे, OH से। मतलब अब जो अगला स्टेप है इस रिएक्शन का, आप स्टेप नंबर डालते रहना 1 2 3, ठीक है, मैं स्टेप नंबर नहीं डाल रहा हूँ कहीं पे भी, आप थोड़ा पॉइंट वाइज नोट करना इस चीज को, ठीक है। तो अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे CHCl3 था, तो अब ये तीनों के तीनों क्लोरीन्स KOH एक्वस से रिएक्ट करके बाहर निकल जाएंगे और यहाँ पे लग जाएगा OH, ठीक है। तीनों के तीनों क्या लग जाएंगे, अब OH लग जाएंगे। तो 1 2 3, और इस कार्बन पे तीनों क्लोरीन हट गए और तीनों ही क्या लग गए, OH लग गए, ठीक है। अब एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप्स, हाईली अनस्टेबल, अच्छा यहाँ पे ना CHCl3 नहीं था, हमने यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी है, थोड़ा सा गलत कर दिया है। 2 ही क्लोरीन थे, एक हाइड्रोजन लगा, ठीक है, 2 ही क्लोरीन थे और एक हाइड्रोजन लगा, तो इसको थोड़ा सा सही करो, यहाँ पे 2 ही क्लोरीन आएंगे, ठीक है, 2 क्लोरीन आएंगे तो 2 ही OH लगेंगे, एक तो H ही रहेगा, ठीक है। तो इसको करेक्ट कर लो, थोड़ा सा गलत हो गया था, तो यहाँ पे 2 ही क्लोरीन आएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास क्या रहेगा, फिर 2 ही क्लोरीन रहेंगे और 2 OH आएंगे और एक तो क्या रहेगा, H ही रहेगा अभी, ठीक है। अब एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप हाईली अनस्टेबल, वो फटाफट वाटर लूज कर देगा, क्या करेगा, फटाफट वाटर लूज कर देगा। तो यहाँ से जो 2 OH ग्रुप हैं पानी बाहर निकाल दो, पानी बाहर निकालने पे क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड O। पानी बाहर निकालने पे वो क्या बन गया, देखो डबल बॉन्ड O, और एक H तो लगा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज यहां तक क्लियर हो गई। अब वो क्या करेगा, जो उसने H+ स्टार्टिंग वाले स्टेप में लूज किया था वो वापस गेन कर लेगा, हम इसकी एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करा देंगे, ठीक है।
तो वापस जो O नेगेटिव है वो H गेन कर लेगा और यहाँ CHO तो लग ही गया है, तो ये बन गया हमारा सैलिसिल एल्डिहाइड जो इसका प्रोडक्ट है। समझ आया? देखो बहुत आसान रिएक्शन है अगर आप ध्यान से समझते हो, ठीक है। एक बार में मैकेनिज्म समझ नहीं आएगा, मैं समझता हूँ, तो वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करो और दोबारा से देखो। 2-3 बार देखोगे तो आराम से समझ आ जाएगा। तभी कह रहा हूँ इन ऑनलाइन क्लासेस का यूटिलाइजेशन करो, जितना फायदा उठा सकते हो उठाओ। आप क्लास में जितनी मर्जी बार मैकेनिज्म समझ लो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लैग रह ही जाता है। ऑनलाइन क्लासेस में क्या है, आप कभी भी दोबारा से कल भी देख सकते हो, इस चीज को दोबारा से देख लो। आज पढ़ लिया, आज समझ आ गया, कि कल करके देखो कि क्या आया आपको समझ, रिपीट करके देखो उसे। अपने आप आज समझ लिया तो कल दोबारा से अपने आप लिख के देखो कॉपी में कि क्या आप लिख पा रहे हो। नहीं लिख पा रहे तो मतलब अभी भी आपको समझ नहीं आया, तो वीडियो दोबारा से देखो कि कहाँ दिक्कत आई, दोबारा से समझ के करो। रट्टा मत लगाना इन सब चीजों को, रट्टा लगाओगे तो ऑर्गेनिक का मुश्किल होती जाएगी, ठीक है। तो रट्टा मत लगाना। तो अब हम ऐसा करते हैं, अगली रिएक्शन पे चलते हैं, ठीक है। अगली रिएक्शन है इसकी हमारी क्लोरीटोन की फॉर्मेशन, ठीक है। क्लोरीटोन की फॉर्मेशन, देखो वो रिएक्शन क्या है। अब हमने क्या करना है, क्लोरोफॉर्म लेना है। ये रिएक्शन आपको याद करनी पड़ेगी, इसको हम समझा नहीं सकते हैं किसी भी तरीके से। बेसिकली होता क्या है, क्लोरोफॉर्म हम लेते हैं और क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन हम कराते हैं एसीटोन के साथ। देखो क्लोरोफॉर्म एसीटोन कितना सिमेट्रिकल सा है। तो ऐसे याद रखना सीखो कि कैसे हम चीजों को याद रखें। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन या डाइमिथाइल कीटोन, ठीक है। और हम लेते हैं इसकी रिएक्शन के लिए NaOH, ठीक है। NaOH हम लेते हैं और फाइनली जो प्रोडक्ट मिलता है वो ये चीज मिल जाती है, OH CCl3, ठीक है, और CH3 और यहाँ पे CH3, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्लोरीटोन। क्लोरोफॉर्म, एसीटोन और क्लोरीटोन, ठीक है। अभी जो क्लोरीटोन है ये हिप्नोटिक ड्रग है। अगर आपको हिप्नोटाइज करना हो तो पहले आपको ये देनी पड़ेगी और फिर आप सच बोलोगे अपने आप, ठीक है। तो ये हिप्नोटिक ड्रग है, ठीक है। अगर एक बार ये ड्रग आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दी गई, उसके बाद जो भी आपसे पूछा जाएगा आप सच ही बोलते हो, ठीक है। तो इस रिएक्शन का अगर हमने मैकेनिज्म देखना है, मतलब थोड़ा सा समझने के लिए कि हुआ क्या, वैसे हमें नहीं चाहिए लेकिन थोड़ा सा अगर हम ध्यान में रखना चाहें तो देखो बेसिक मीडियम है। बेसिक मीडियम का काम क्या है, हाइड्रोजन को बाहर निकालना, तो वो इस हाइड्रोजन को बाहर निकाल के ले जाएगा। और वैसे भी प्रोडक्ट को देख के मैकेनिज्म बनाना सीखो। हमें पता है यहाँ CCl3 चाहिए, तो यहाँ वाला H मुझे बाहर निकालना है, वो कौन लेके जाएगा, OH। तो सिंपल सा हुआ क्या होगा, ये CHCl3 था, मैं हाइड्रोजन को अलग से दिखा देता हूँ। OH नेगेटिव आया होगा, उस OH नेगेटिव ने यहाँ से हाइड्रोजन को बाहर निकाला होगा और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया होगा। तो बेसिकली इनिशियली बना क्या होगा, CCl3, ठीक है। CCl3 बन गया, उसके बाद क्या हुआ होगा, देखो CCl3 ने, अब ये न्यूक्लियोफाइल बन गया एक तरह से, और मुझे पता है मुझे ये इस कार्बन पे कहीं ना कहीं जोड़ना है, और ये भी मुझे पता है इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बड़े आराम से इसके ऊपर आके अटैक करेगा। लेकिन इस कार्बन ने पहले से ही 4 बॉन्ड पूरे किए हुए, तो अपना नेगेटिव चार्ज किसको दे देगा, ऑक्सीजन को, इस तरह से, ठीक है। तो बना क्या होगा, देखो CO नेगेटिव, एक CH3 लगा हुआ था, एक CH3 यहाँ लगा हुआ था, अब यहाँ पे आके क्या लग गया, CCl3, ठीक है। फिर H+ मिल गया होगा वाटर से, ठीक है। वाटर से हमें क्या मिल गया होगा, H+, वो H+ O नेगेटिव ने गेन किया होगा और क्या बना लिया होगा, OH। तो देखो इस तरह से प्रोडक्ट बना होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे इसके बाद कहीं ना कहीं H+ आया होगा, H+ कहाँ से आया होगा, वाटर से, तो वो यहाँ पे गेन करा दिया गया होगा। विदाउट, समझ आ रही है चीज, ठीक है। तो थोड़ा सा सीखो, प्रोडक्ट को देख के मैकेनिज्म बनाना सीखो। अगर आपको रिएक्शन पता है तो प्रोडक्ट को देख के आपको मैकेनिज्म फ्रेम करना आ जाना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ देखा CCl3 लगाना है, मेरे पास CHCl3 है, तो मैंने सोच लिया कि H बाहर निकालना है। H कौन बाहर लेके जा सकता है, एक बेस NaOH मैंने यूज किया हुआ है, तो मैंने फटाफट वहां से H को बाहर निकाला। फिर मुझे न्यूक्लियोफाइल दिख गया, फिर मैंने देखा कि नेगेटिव आ गया, तो न्यूक्लियोफाइल आ गया, उसको कार्बन पे लगाना है। मैंने देखा कि ओहो मजा ही आ गया, कार्बन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब आराम से अटैक हो जाएगा और प्रोडक्ट
बन जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा सा समझ के करना सीखो चीज़ों को, आसानी होगी। ठीक है, चलो अब हम अगला रिएक्शन देखते हैं। अब यहाँ पे ना बेसिकली इस चैप्टर की एंडिंग है, तो थोड़ा सा याद करने वाले रिएक्शंस शुरू हो गए हैं और ये इंपॉर्टेंट हैं कि 1-2 नंबर में पूछते रहते हैं, चाहे वो मेंस का क्वेश्चन है। मेंस में भी कई बार ना इनकरेक्ट या करेक्ट के फॉर्म में पूछ लेते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट या करेक्ट। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बातें हैं। अब अगली जो रिएक्शन है क्लोरोफॉर्म की, वो क्या है, हम क्लोरोफॉर्म लेते हैं और इसको हम रिएक्ट करा देते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, HNO3 के साथ। ठीक है, कंसंट्रेटेड HNO3। और जो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है, CCl3NO2, CCl3NO2। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्लोरोपिक्रीन, क्लोरोपिक्रीन। ठीक है, और ये टीयर गैस है, आंसू गोले वाली गैस, टीयर गैस। ठीक है, क्लोरोपिक्रीन हमें मिलता है, होता है ना आंसू निकालने वाले गोले, तो उसमें से पहले गैस निकलती है, वो यही गैस होती है। ठीक है, तो इसमें भी अगर आपने देखना है तो रिएक्शन हुई कैसे, देखो CCl3, मैं H को थोड़ा अलग करके लिख लेता हूँ, HNO2 को मैं कुछ इस तरह से लिख लेता हूँ, OHNO2। तो मुझे पता है मैंने वाटर बाहर निकालना है, क्योंकि HNO3 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, तो वाटर बाहर गया, तो CCl3 के साथ क्या लग गया, NO2 लग गया। यहाँ पे रिएक्शन में हुआ क्या, वाटर बाहर गया। वाटर कैसे बाहर गया, मुझे कैसे पता चला कि वाटर बाहर जाएगा, कंसंट्रेटेड HNO3 एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। आईसीएससी वाले बच्चों को तो ये बहुत अच्छी तरह से पता है, 10th आईसीएससी में पूरा एक चैप्टर पढ़ा है HNO3 के ऊपर, वहां पे डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। ठीक है, तो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो वो वाटर बाहर निकालता है। ठीक है, और एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है ये। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ने इसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट बना दिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं, कहाँ पे कौन सी यूज करनी है वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है। ठीक है, चलो अगली रिएक्शन हम देखते हैं इसकी। ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अगली रिएक्शन क्या है, हम क्लोरोफॉर्म को एयर से रिएक्ट कराते हैं। बेसिकली एयर में होता है ऑक्सीजन, और क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से बड़ा सेंसिटिव होता है, तभी रिएक्ट कर जाता है जैसे इसको ऑक्सीजन दिखता है। ठीक है, सनलाइट और एयर, तो बेसिकली ऑक्सीडाइजेशन है इसकी, और ये क्लोरोफॉर्म ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है, COCl2, फॉस्जीन। इसको हम क्या बोलते हैं, फॉस्जीन। और ये पॉइजनस गैस होती है। कैसी गैस होती है, पॉइजनस गैस। ठीक है, इसीलिए ना थोड़ा सा एनेस्थीसिया रोक दिया गया है, क्लोरोफॉर्म एज वेल एनेस्थीसिया हम यूज नहीं करते हैं, क्योंकि कहीं ना थोड़ी सी दिक्कत रहती है अगर कोई मतलब अनप्रोफेशनल बंदा इसको हैंडल करे। ठीक है, अब मान लो क्लोरोफॉर्म की बोतल आपने खोली, जो क्लोरोफॉर्म की बोतल होती है ना वो अप टू ब्रिम फिल की होती है, ताकि उसके अंदर कोई ऑक्सीजन ही ना बचे। अगर ऑक्सीजन होगा वो तो पॉइजनस गैस में कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो जो क्लोरोफॉर्म की बॉटल्स होती हैं, एक तो डार्क कलर की होती हैं सनलाइट से प्रिवेंट करने के लिए वही, और उसको अप टू द ब्रिम भरा जाता है। अब कोई नॉन प्रोफेशनल बंदा हैंडल कर रहा होगा, वो क्या करेगा, थोड़ा सा यूज कर लेगा, फिर ढक्कन बंद कर देगा, तब तक तो उसके अंदर एयर चली गई। तो अगर अगली बार जिस पेशेंट पे यूज होगा वो तो क्लोरोफॉर्म नहीं, फिर वो तो फॉस्जीन यूज होगा उसके ऊपर। ठीक है, चलो ठीक है, इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है, ये आपको याद रखना है थोड़ा सा। तो इसमें आप लिख सकते हो, क्लोरोफॉर्म बॉटल्स वाज यूज्ड एज एनेस्थेटिक कंपाउंड, या मैं आपको यहाँ पे एक डिक्टेट कर रहा हूँ, वो पॉइंट लिख लो या लिख ही लेते हैं। जो क्लोरोफॉर्म है, ठीक है, इट वाज यूज्ड एज एनेस्थेटिक कंपाउंड it was used as anesthetic compound, but due to its poisonous nature, due to its poisonous nature, it is not used now. ठीक है, इट इज नॉट यूज्ड नाउ। ठीक है, अब हम हेडिंग डालेंगे मेजर्स टू बॉटल द क्लोरोफॉर्म। ठीक है, बॉटलिंग करने के लिए कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, वो हमें देखने हैं। मेजर्स टू बॉटल
मतलब पैकिंग के लिए क्लोरोफॉर्म। ये सब आपके एनसीईआरटी में है, आपको ध्यान में रखना है, मेंस में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कोई बच्चा इसको स्किप नहीं करेगा। तो पहला पॉइंट, इट इज केप्ट इन डार्क कलर्ड बॉटल्स, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो जाती है। इट इज केप्ट इन डार्क कलर्ड बॉटल्स, ठीक है। ये हो गया आपका पहला पॉइंट, ठीक है। तो क्यों होता है ये भी हम लिख लेते हैं, टू अवॉइड ऑक्सीडेशन बाय लाइट, टू अवॉइड ऑक्सीडेशन बाय लाइट, ठीक है, टू COCl2 फॉस्जीन, ताकि फॉस्जीन ना बन जाए लाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। फॉस्जीन बन गई तो जिसके ऊपर यूज हो रहा है उस बेचारे का काम खराब हो जाएगा। अगला जो पॉइंट है, क्लोरोफॉर्म इज फिल्ड अप टू द ब्रिम, ताकि उसमें कोई ऑक्सीजन ना रहे, ठीक है। क्लोरोफॉर्म इज फिल्ड अप टू द ब्रिम, ताकि उसमें कोई भी ऑक्सीजन ना रहे, ठीक है। तो अगला थर्ड पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम क्लोरोफॉर्म की बॉटल्स के अंदर 1 to 2% इथेनॉल डाल देते हैं। 1 to 2% इथेनॉल इज मिक्स्ड विद क्लोरोफॉर्म, इज मिक्स्ड विद क्लोरोफॉर्म, क्योंकि हमें पता है क्लोरोफॉर्म का यूज किसी ना किसी गलत बंदे ने पक्का करना है, ताकि किसी की जान ना जाए। क्योंकि जैसे ही फॉस्जीन बनता है, अगर फॉस्जीन बन गया तो इथेनॉल उससे रिएक्ट करके उसको डीकंपोज कर देगा बॉटल के अंदर ही, ठीक है। मान लो किसी गलत बंदे ने इसको यूज कर भी लिया, जिस पे भी यूज किया हो, अगर उसकी जान ना जाए, क्योंकि पॉइजनस हो जाएगा अगर हल्का सा भी मिसकंडक्ट किया गया, ठीक है। तो पॉइजनस गैस जैसे ही बनती है, इथेनॉल उसको डीकंपोज कर देता है, तो इसलिए हम पहले ही इथेनॉल डाल देते हैं। 1 to 2% इथेनॉल इज मिक्स्ड विद क्लोरोफॉर्म टू मेक, या हम कह सकते हैं टू प्रिवेंट, या टू मेक की जगह टू मेक कह लो, या कन्वर्ट COCl2 phosgene present in it into a non-poisonous compound, into a non-poisonous कंपाउंड। और वो कंपाउंड क्या होता है, Et2CO3 डाइथाइल कार्बोनेट, Et2CO3, ठीक है। कोई डाउट? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके बॉटलिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म के, ठीक है। अगली रिएक्शन रह गई है एक, वो भी हम स्टडी कर लेते हैं। अगली रिएक्शन है, अगर हम क्लोरोफॉर्म को सिल्वर से रिएक्ट कराएं, ये भी रिएक्शन आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। होता क्या है, हम क्लोरोफॉर्म लेते हैं, CHCl3, जो सिल्वर है वो क्लोरीन के साथ या किसी हैलोजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए बड़ा उतावला होता है। हमेशा याद रखना, सिल्वर हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टू बॉन्ड इटसेल्फ विद हैलोजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो मेरे इस तरीके से लिखने से आपको समझ आई गई होगी रिएक्शन। होगा क्या, जो सिल्वर है वो इन सब क्लोरीन्स को बाहर ले जाएगा, और ये जो दो कार्बन्स हैं ये आपस में क्या करेंगे, देखो इस कार्बन के 3 बॉन्ड कम हो गए, इस कार्बन के भी 3 बॉन्ड कम हो गए, तो ये आपस में ही 3-3 बॉन्ड बना लेंगे। मतलब कुछ इस तरह का कंपाउंड हमें मिलेगा, ठीक है, एसिटिलीन। तो हुआ क्या, 6 मोल AgCl बाहर चला गया और हमें एसिटिलीन मिल गया। कोई डाउट? क्लियर हो गया ये चीज, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं इस चैप्टर का। मुझे पता है तुम लोग चैप्टर खत्म करने के लिए बहुत उत्सुक से हो रहे होगे कि अब बहुत हो गया, लेकिन बस थोड़े से टॉपिक्स और चैप्टर खत्म, ठीक है। तो अगला है टॉपिक इस रिएक्शन का, इस चैप्टर का, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। लास्ट टॉपिक है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, टेंशन मत लो, बस छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए हैं। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसमें भी जो भी रिएक्शन मैं लिख रहा हूँ वो CBSE के लिए ही लिख रहा हूँ, ठीक है। तो याद करने वाली रिएक्शन है इसमें तो सारी की सारी मेनली।
तो देखो, अगर मैं कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाना चाहता हूँ तो मैं क्लोरोफॉर्म से बना सकता हूँ, CHCl3। इसको अगर मैं रिएक्ट कराऊँ क्लोरीन से इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो होगा क्या, एक हाइड्रोजन बाहर चला जाएगा और उसकी जगह क्लोरीन लग जाएगा, तो CCl4 बन जाएगा प्लस HCl। ठीक है, कोई डाउट? और अगर मैं इसको डायरेक्टली मीथेन से बनाना चाहूँ तो मीथेन से बनाने के लिए मुझे चारों हाइड्रोजन रिप्लेस करने पड़ेंगे, तो मैं Cl2 डाल दूंगा बहुत सारा एक्सेस में और सनलाइट से ही रिएक्शन करा दूंगा इसकी। जैसे मैं रिएक्शन कराऊंगा तो सारे के सारे बाहर चले जाएंगे, CCl4 बन जाएगा। यहाँ पे हमारा CCl4 प्लस HCl था। ठीक है, वो बीच में वीडियो हैंग हो गया था, लैपटॉप तो बंद हो गया था, तो थोड़ा शायद रब हो गया। तो CCl4 यहाँ पे भी बन जाएगा। अगर हम एक्सेस में रिएक्शन कराते हैं, एक एक करके हाइड्रोजन बाहर जाते जाएगा, क्लोरीन लगता जाएगा, तो फाइनली ये चीज बन जाएगी। अगला जो रिएक्शन है, ये दो रिएक्शंस तो हमने चलो पढ़े भी हुए थे, ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। अगर हम कार्बन डाइसल्फाइड लेते हैं और इसको रिएक्ट कराते हैं क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 के साथ, या हम इसको रिएक्ट कराते हैं SbCl2। ठीक है, ये थोड़ा रिएक्शन याद करना पड़ेगा, तब भी हमें CCl4 मिल जाता है और बाय प्रोडक्ट रहता है S2Cl2। ठीक है, अब S2Cl2 जो ये कंपाउंड है, ये फिर से CH2 से रिएक्ट करता है। थोड़ा सा यहाँ गलत हो गया, S2Cl2 ये फिर से CH2 से रिएक्ट करता है और क्या बना देता है, CCl4। तो ये बहुत अच्छा एक मेथड है इसकी प्रिपरेशन का, और सल्फर अलग हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे सल्फर अलग हो जाता है। कोई डाउट? क्लियर हो गया? चलो, अगला है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, वो देख लेते हैं। तो हेडिंग डाल लो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ CCl4। केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हमें पता ही है, बेसिकली हमने की हुई है। अगर मैं CCl4 को KOH से रिएक्ट कराऊं, KOH एक्वस से, ठीक है, तो क्या होगा, चारों के चारों क्लोरीन किससे रिप्लेस हो जाएंगे, OH से। ठीक है, तो एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप हाईली अनस्टेबल होता है। अब तो आपने 4-4 लगा दिए हैं, पंगे ले रहे हो, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे। 2 क्यों बाहर निकले, एक तो बाहर निकलेगा इन दोनों से और एक बाहर निकलेगा इन दोनों से। ठीक है, तो 2 C डबल बॉन्ड वो आपके पास आ जाएंगे, मतलब आपके पास क्या बन जाएगा, CO2। ठीक है, और CO2 अभी अभी आपने इस वाटर को बाहर निकाला था, CO2 इस वाटर में घुलते ही क्या बना देगा, बेसिक मीडियम आपने लिया हुआ है K2CO3। ठीक है, H2O और KOH की प्रेजेंस में CO2 फटाफट किस में कन्वर्ट हो जाता है, K2CO3 की फॉर्म में। ठीक है, कोई डाउट? क्लियर हो गया? अगला जो रिएक्शन आपको याद रखना है वो है, अगर हम CCl4 लेते हैं और उसको स्टीम से पास कर देते हैं, एट अ टेम्परेचर 723 केल्विन, तब हमें फॉस्जीन मिलता है, COCl2। ठीक है, ये रिएक्शन आपको याद करना पड़ेगा, और बाय प्रोडक्ट इसमें HCl रहता है। कुछ बच्चों को बाय प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा प्यार है, स्पेशल उनके लिए। ठीक है, चलो, ये हो गई हमारी एक केमिकल प्रॉपर्टीज। और इसके बाद एक चीज और, अभी अभी हमने रीमर-टाइमन रिएक्शन की थी। ठीक है, उसमें हमने क्या पढ़ा था रीमर-टाइमन में, कि हम क्या करते हैं, फिनोल लेते हैं। ये थोड़ा सा आप नोट कर लो, वैसे ही मैं फिनोल के चैप्टर में दोबारा से कराऊंगा। ठीक है, और वहां पे हमने लिया था CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ KOH। ठीक है, तो वहां पे हमें क्या मिला था, सैलिसिल एल्डिहाइड OH CHO प्लस इसका पैरा प्रोडक्ट। ठीक है, ये ऑर्थो प्रोडक्ट था और एक इसका पैरा मिला था। अगर मैं CHCl3 की जगह CCl4 ले लेता और सेम रिएक्शन कराता पूरा फिनोल के साथ ही, ठीक है, तो मुझे CHO की जगह क्या मिलता है, COOH और इसका पैरा प्रोडक्ट। बस चेंज कहाँ आता है, यहाँ पे CHO की जगह क्या आ जाता है, COOH, और इसको हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड सेम मैकेनिज्म से, वहां पे क्या है, वहां पे 3
2 क्लोरीन आए थे पिछले मैकेनिज्म में, जब हम इसका मैकेनिज्म पढ़ रहे थे तो 2 क्लोरीन आए थे, 2 OH से रिप्लेस हो गए थे। अब क्या होगा, 3 क्लोरीन आएंगे और तीनों OH से रिप्लेस हो जाएंगे और एक OH फाइनली बचा रह जाएगा। तो आप करके देखना, सेम वही मैकेनिज्म है, नहीं तो हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा कल की क्लास में, जब आप मुझे नोट्स भेजोगे इसके फोटोज बना के, तो उसमें होना चाहिए ये। चलो ठीक है, तो अगली रिएक्शन, अगली सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हो। CCl4 को अगर हम रिएक्ट कराएं SbF3 से, ठीक है, या आप इसको रिएक्ट करा सकते हो HF से, या HF के साथ लेकिन आपको SbF3 लेना पड़ेगा। बेसिकली आपको SbF3 चाहिए ही चाहिए, और इसके साथ आप क्या डालते हो, SbCl5, ठीक है। या तो SbF3 यूज कर लो या HF यूज कर लो इन प्रेजेंस ऑफ SbF3, लेकिन ये तो मैंडेटरी है SbCl5, इसके बिना रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है। तो बनता क्या है, CCl2F2, CCl2F2, जिसको हम क्या बोलते हैं, बिल्कुल सही, कईयों ने सही पहचाना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, और जनरली इसको हम बोलते हैं फ्रियॉन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स तो हम प्यार से बोलते हैं, होता क्या है ये, फ्रियॉन्स, ठीक है। तो ये क्या करता है, ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है, ठीक है। और फ्रियॉन्स एज अ कूलिंग एजेंट भी यूज होता है एसिड वगैरह में, खैर अब तो नहीं होता, पहले यूज होता था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद कर लेना इस रिएक्शन को, ये एनसीईआरटी में है फ्रियॉन्स की प्रिपरेशन, ठीक है। तो हो सकता है 1 नंबर में आपसे पूछ लें, इसीलिए मैंने आपको लिखवाया, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और याद करना पड़ेगा, कोई डाउट, ठीक है। तो यहाँ पे ये चैप्टर आपका खत्म होता है, इसके नोट्स बनाओ। अल्काइल हैलाइड्स खत्म हुआ है, अराइल हैलाइड्स अभी हम अगले लेक्चर में शुरू करेंगे, ठीक है।